गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप लोग। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए आज सब्जेक्ट बायोलॉजी में जो हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा वंशागत का आणविक आधार, ठीक है, वंशागत का जो आणविक आधार चल रहा था, ठीक है कि नहीं। अब इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम लोग अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ा है और उसमें से क्या किस टाइप के प्रश्न आते हैं पेपर में, इन प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे लिखा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, अर्थात कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग जानेंगे जो कि एग्जाम में आता है, और वो चैप्टर वंशागत का आणविक आधार है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो कि पेपर में भी आता है, ठीक है कि नहीं, पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का नाम है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। डीएनए का पराकुंडलन क्या है या डीएनए पराकुंडलन क्या है, ठीक है। इसे डीएनए की पैकेजिंग भी कहते हैं, इस तरह से भी आ सकता है आप पे पेपर में। डीएनए की पैकेजिंग, ये इस तरह से भी आ सकता है, डीएनए की पैकेजिंग क्या है ना, डीएनए की पैकेजिंग क्या है, इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है मैंने वीडियो में बताया था गाइस, कि मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए, ज़्यादातर मौखिक रूप से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं आंसर, क्योंकि कितना ब्लैक बोर्ड लिखेंगे, और मैंने जो बताया है वीडियो बनाया भी है, तो आप अगर पढ़े होगे तो थोड़ा सा माइंड में आ जाएगा, ठीक है। तो डीएनए का पराकुंडलन या डीएनए की पैकेजिंग क्या है, दैट सिंपल। मैंने आपको कहा था कि मानव की एक कोशिका में, ठीक है, ये कोशिका है, ठीक है, क्या है, कोशिका है। तो मानव की एक कोशिका में, ठीक है, कुल 46 डीएनए होते हैं। कितने डीएनए होते हैं बेटा, 46 डीएनए होते हैं, और ये कहाँ होते हैं, कोशिका के केंद्रक में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डीएनए कहाँ है, कोशिका में, आपने बताया, लेकिन कोशिका में कहाँ है, कोशिका द्रव में है, जीव द्रव में, डीएनए में कहाँ है, कि केंद्रक कहाँ है, ये केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में होता है। और कुल संख्या बेटा इसकी 46 होती है, जो गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। और इसमें से एक डीएनए, ठीक है, एक डीएनए की जो लंबाई मैंने बताया था लगभग अधिकतम 8 सेंटीमीटर होती है, 1 से 8.5 सेंटीमीटर होती है। अब चूंकि 46 डीएनए है तो 46 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसमें, तो लगभग 2 मीटर आता है। कितना मीटर आता है, 2 मीटर, ठीक है। कितना, 2 मीटर डीएनए, कितने, एक कोशिका में, है ना, एक कोशिका में कुल कितने डीएनए हो गए, 2 मीटर। अब आपकी बॉडी में कितनी कोशिकाएं होती हैं, लगभग 10⁻14 कोशिका। कितनी कोशिकाएं, लगभग 10⁻14 कोशिका है, अर्थात 10 दामा 100 दामा 1000 दामा 10,000 दामा 1 लाख दामा 10 लाख दामा 1 करोड़ दामा 10 करोड़ दामा, बोलो इसी तरह से 10 का गुणा 14 बार कर दीजिए, टोटल जो वैल्यू आएगी बेटा उतना कोशिका है। और एक कोशिका में 46 डीएनए की लंबाई कितनी है, 2 मीटर है। तो 2 मीटर का पूरी कोशिका से अगर गुणा कर दें तो जो वैल्यू बनती है बेटा वो 2×10⁻14 मीटर बनती है। 2×10⁻14 मीटर, या इसे किलोमीटर बदलोगे 2×10⁻11 किलोमीटर। कुल इतनी लंबाई का डीएनए आपकी पूरी बॉडी की सभी कोशिकाओं के डीएनए को निकाले तो इतना किलोमीटर होता है। और इतने किलोमीटर डीएनए आपके इस छोटे से शरीर में, 1.5 मीटर के शरीर में किस तरह से क्या हुआ है, एडजस्ट हुआ है, जिस क्रिया द्वारा, ठीक है, इस समस्त लंबाई वाला डीएनए क्या होता है, एक विशेष प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन मैंने बताया था, प्रोटीन की सहायता से क्या होता है, लिपट लिपट करके ऐसे क्या होता है, बोलो एडजस्ट हो जाता है केंद्रक में जा करके। तो उसी क्रिया को हम पराकुंडलन कहते हैं, ठीक है। जैसे एक धागा लेते हो, 2 रुपए का 5 रुपए का धागा आता है, उसमें कई किलोमीटर का धागा एक छोटे से ऐसे पैकेट में क्या होता है, राउंड अप होता है। तो उस धागे, इतने लंबे धागे को जब लपेट रहे होते हैं ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक छोटा सा ऐसे टुकड़ा चाहिए, उसी पे लपेटते हो। तो इसके लपेटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, पराकुंडलन कहते हैं। अब इतना मीटर लंबा धागा एक छोटे से भाग में एडजस्ट हो गया। तो ऐसे ही आपके शरीर में जो इतना किलोमीटर आपका डीएनए है, ये डीएनए एक विशेष प्रकार के प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से क्या होता है, सपोज करिए ये हिस्टोन प्रोटीन है और ये आपका क्या है, आपका डीएनए है कुल। तो ये इसी पे क्या होता है, ऐसे ऐसे राउंड अप
लिपट जाता है, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, डीएनए का पराकुंडलन कहते हैं, ठीक है, या डीएनए की पैकेजिंग कहते हैं। तो लिखना क्या है, मैंने वीडियो में बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से समस्त डीएनए का, ठीक है, क्या होना, वो लोग कुंडलन हो जाना ही क्या कहलाता है, डीएनए का पराकुंडलन या पैकेजिंग कहलाता है गाइस, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आंसर वीडियो में दिया गया है, बता भी दिया आपको कुछ समझ में। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब इसे हटाते हैं हम लोग। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है कि नहीं, जो भी वीडियो बनाया जा रहा है उसको नोट्स बना के पढ़े जरूर, तभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय अच्छा लगेगा। दूसरा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीएनए व आरएनए में, है ना, डीएनए व आरएनए में 4 अंतर बताओ, ठीक है। 4 अंतर, कम से कम 4 अंतर तो आपसे पूछा ही जाएगा एग्जाम में, यहां भी स्टार लगाते हैं क्योंकि ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो डीएनए और आरएनए में 4 अंतर, प्लीज टेल मी, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड आरएनए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जाता है। तो नाउ टू बी गाइस, आंसर लिखते समय क्या लिखोगे, मैंने कहा था जब किसी का डिफरेंस पूछे तो आप फर्स्ट से कॉलम बनाइए और एक तरफ लिखिए बेटा डीएनए और दूसरी तरफ लिखिएगा क्या, आरएनए, ऐसे ही कैटेगराइज करिए और कैटेगराइज करने के बाद यहाँ क्रमांक लिखिए और यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा था पहला अंतर डीएनए का क्या है, इसके नाम पूरा लिख दीजिए, अंतर हो जाएगा, ठीक है। पहला नाम क्या है बताइए आप लोग, डी फॉर डीऑक्सी राइबो, है ना, न्यूक्लिक अम्ल, ये इसका पूरा नाम है। पहला अंतर कि इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है और इसका जो पहला है, इसका बेटा क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है, बोलो, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये पहला डिफरेंस, तो इसके नाम को अगर आप लिख देते पूरा नाम तो एक अंतर हो गया, दैट्स इंपॉर्टेंट यार। फिर दूसरे की बात अगर हम करते हैं, दूसरे अंतर को लिखना चाहो तो इसमें शर्करा की बात करते हैं कि जो डीएनए में शर्करा होती है बेटा, कौन सी होती है, याद है मैंने बताया था, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, ठीक है। कौन सी शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया, पहला है और ये दूसरा है। अब शर्करा की बात इसमें करें, इसमें आर शर्करा होती है, ठीक है। डीएनए में डी शर्करा यानी डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में आर शर्करा यानी राइबोज होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसमें क्या होता है, राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। क्या होता है, राइबोज शर्करा होती है, ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फिर आपको मैंने बताया था कि डीएनए में, है ना, डीएनए में थायमीन क्षारक होते हैं। कौन होता है, थायमीन क्षारक होता है। थायमीन का मतलब सेंस, डीएनए में 4 क्षारक मैंने बताया था, एडेनिन, ग्वामीन, थायमीन, साइटोसिन, तो इनमें 4 होता है और इनमें भी 4 होगा, लेकिन वही थायमीन की जगह क्या होता है, यूरेसिल हो जाएगा। तो यही अंतर है। तो हम लिखेंगे कि इसमें, है ना, यूरेसिल होता है। क्या होता है, थायमीन के स्थान पर, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल, यू, ठीक है, यू क्षारक होता है, ठीक है। क्या होता है, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। दैट्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। फिर आपका चौथा जो है बेटा, यह आनुवांशिकता का कार्य करता है या आनुवांशिक प्रभाव का काम करता है। डी, यह आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है ना, कार्य करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक है, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कार्य करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये रहा आपका क्या, डीएनए आरएनए में 4 प्रमुख अंतर, जो कि वेरी इजी, वेरी सिंपल है। और आई होप कि पेपर में अगर आता है तो यू नो अबाउट वेरी वेल, अच्छे से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत पूछा गया है, तो अब इसे हम हटाते हैं, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग घर पे रह कर के इस लॉकडाउन में अपनी तैयारी बराबर करते रहिए। जो भी पढ़ाया जा रहा है कोशिश किया जा रहा है कि सरल से सरल शब्दों में, सरल तरीके से, बहुत इधर उधर करके ना करके, बहुत लंबे ना ले जाकर
केवल आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्यों है इंपॉर्टेंट तरीके से सरल तरीके से बताई जा रही हैं ताकि आप पेपर मुझसे लिख पाएँ। ठीक है, जब एग्जामिनर कॉपी का मूल्यांकन करता है तो वो भी सोचता है किसी भी चीज़ को सरल शब्दों में लिखिए ताकि एग्जामिनर को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो हम देखने चल रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो आपका हो ही गया इसमें, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है डीएनए का, है ना, वाटसन बताया था आपको, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, है ना, डीएनए का एवं वाटसन क्रिक मॉडल समझाइए। ठीक है, समझाइए आएगा या सचित्र वर्णन कीजिए, कुछ भी आ सकता है, ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट है या वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल गाइस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा। तो आइए देखते हैं डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने क्या बोला था डीएनए वाटसन क्रिक में, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू डीएनए वाटसन, डीएनए क्या होता है, सर्पिलाकार सीढ़ीनुमा पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनी श्रृंखला होती है, अर्थात डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी हुई सर्पिलाकार, ठीक है, इस तरह से या सीढ़ीनुमा क्या होती है संरचना होती है। ठीक है कि नहीं, और जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है। और यहाँ पर अगर हम चित्र बना के समझाएं तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, है ना, ये देखो। ठीक है, अब ये क्या है, सर्पिलाकार सीढ़ीनुमा पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी श्रृंखला होती है और इसमें एक एडेनिन एक क्या थाइमिन से जुड़ा होता है और ग्वानिन साइटोसिन से किस बॉन्ड द्वारा, कटी लाइन आपको याद होगा बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और ए के साथ हमेशा टी रहेगा और जी के साथ सी रहेगा। आप ए टी लिखो चाहे टी ए लिखो, लेकिन ए के साथ टी ही लिखना है, ए के साथ सी और जी का जोड़ा मत बनाइएगा, नहीं कंफ्यूज जो बनाए गलत हो जाएगा। और इसमें 2 डॉटेड लाइन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से क्या होते हैं, बंध करके इनको दोनों न्यूक्लियोटाइड को आपस में क्या है जोड़े हैं। तो ए टी जी सी, ए टी जी सी, है ना, ए टी जी सी, ए टी, है ना, जी सी, फिर ए टी जी सी का मतलब एडेनिन ग्वामिन थाइमिन साइटोसिन, ये नाइट्रोजनी क्षारक है जो डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मैंने सबके बारे में यहाँ पर आपको दिखाया। ए टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और जी सी में कम से कम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये देखिए 2 हो गया, 1 2 3 इस तरह से, फिर 1 2, फिर 1, है ना, 2 3, फिर 1 2, ये ए और टी के बीच याद रहे, ए के साथ टी, जी के साथ सी। और बताया था एक पराकुंडलन में, जैसे एक ये है और एक ये, तो प्रत्येक पराकुंडलन में कम से कम कितने 10 समाक्षर होने चाहिए, अर्थात 10 ए टी जी सी इस तरह के 10 क्या होने चाहिए, समाक्षर होने चाहिए। इसमें भी 10 होने चाहिए, इसमें भी 10 होने, जितने पराकुंडलन सब में 10 होना चाहिए। 10 के बाद ये क्या होता है, पराकुंडलित होता है। ठीक है, तो अब इसकी जो समाक्षर की दूरी बताए थे वो 3.4 एंगस्ट्राम होती है और एक पराकुंडलन से दूसरे पराकुंडलन की दूरी 34 एंगस्ट्राम होती बताया। ठीक है, अगर इसे एनएम में लिखोगे बेटा तो 3.04 एनएम में होगा, और अगर इसे एनएम में लिखते हो तो 3.4 एनएम होता है। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बताई थी कि एक मेजर ग्रुप होता है, एक माइनर, एक दीर्घ खांच होती है और एक लघु खांच होती है। ये वाली जो खांच है ये क्या है बेटा, दीर्घ खांच है ना, दीर्घ खांच है, और ये क्या है, लघु खांच कहलाती है। और इसकी चौड़ाई बताए थे 20 एंगस्ट्राम होती है डीएनए की विड्थ। ठीक है कि नहीं, और एक डीएनए की लंबाई तो मैंने बताया है 8 सेंटीमीटर या 8.5 सेंटीमीटर होती है, बताए थे ना लंबाई। तो इस तरह से ये डीएनए वाटसन क्रिक का मॉडल है बेटा। फिगर बनाइएगा, यहाँ लंबाई दिखाइएगा, दीर्घ खांच लघु खांच दिखाइएगा, और इसके डंडों की बीच की दूरी ये दिखाइएगा। ठीक है, और ये चौड़ाई 20 एंगस्ट्राम, यही बात यहाँ पे लिख देना, दैट्स आंसर यार। ठीक है कि नहीं, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि अगर ये डीएनए की संरचना आप इस तरह से नहीं बना सकते, भूल गए, तो आप यहाँ पर इस तरह से भी इसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या, ठीक है गाइस, ये भी क्या है बोलिए, डीएनए ही है। इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन अगर पेपर में बेहतर होगा कि आप इस तरह से फिगर बनाएं, डिनोशन करें एक एक का, तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। अगर आप इसको करते हो तो 2 नंबर बजाय 1 ही नंबर मिलेगा। और यहाँ पर जो ये आप दिखा रहे हैं तो इसकी चौड़ाई जरूर दिखाइएगा। ठीक है, एक पराकुंडलन से अगर ऐसे ही बनाते हैं तो 34 एंगस्ट्राम,
फिर दो डंडों के बीच की दूरी यानी समाक्षर के 3.4 एंगस्ट्राम, यहाँ पर 20 एंगस्ट्राम, है ना। और ये दीर्घ खांच और इस तरफ ये लघु खांच, इस तरह से क्या करिएगा आप बनाइएगा। लेकिन दोनों में अगर आप इस तरह से बनाते हो तो ये परफेक्ट नंबर दिलाएगा, इसमें नंबर कटने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इसको क्या किया बता दिया, ठीक है। तो याद रहे कि पेपर में ये क्वेश्चन समझ करिए आ रहा है इस बार, ठीक है। तो सभी गाइज इसको भी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है कि नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे हटाते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका जो सॉल्व कराएंगे, ठीक है कि नहीं। इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन जो चौथा चल रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है ना। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसका महत्व या उपयोग बताइए। ये क्वेश्चन है आपका, तो उत्तर क्या होना चाहिए बोलो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका महत्व या उपयोग बताइए। तो मैंने लास्ट वीडियो में, कल के वीडियो में बताया था बेटा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो सबसे पहली चीज अंगुली छाप, इसको हिंदी में अगर अंगुली छाप आ जाए, फिंगर मीन्स अंगुली होता है ना, प्रिंट माने छाप, तब भी यही क्वेश्चन है। पहली चीज आप ये कह सकते हो कि यह एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, आधुनिक क्या है तकनीकी है बेटा, क्या है, यह एक लेटेस्ट तकनीकी है, आधुनिक तकनीकी है। अगर ये तकनीक है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये भी बातें आती होंगी। तो इसका उपयोग, ठीक है, कहाँ पर बोलो, व्यक्ति पहचान करने में, ठीक है, व्यक्ति की पहचान करने में किया जाता है ना। तो मैंने क्या बताया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है बेटा, यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग किसी भी व्यक्ति के डीएनए को लेकर के संबंधित व्यक्ति से डीएनए को मिला करके, ठीक है कि नहीं, संबंधों को या व्यक्तियों की पहचान करने में किया जाता है। ऐसी तकनीक को हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है। और इसका महत्व क्या है, मैंने ये भी बताया था कि हत्या बलात्कार जैसी घटनाओं में आरोपी को आरोप सिद्ध करने में, और बाढ़ भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में, और पैतृत्व निर्धारण में, अर्थात माता पिता का जो किसी बच्चे के साथ ये डिसाइड नहीं, कंफ्यूजन रहता है कि आप मेरे पिता हो या नहीं हो, तो ये दो दावेदार अगर एक बच्चे के आ जाएं तो उसका निर्धारण भी हम क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट तकनीक द्वारा क्या करते हैं, सुलझा देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं गाइस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक कहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं, क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन यहाँ पे हमने बताया था वीडियो में, लेकिन फिर से हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करें, लिख दे रहे हैं उत्तर, ठीक है। वह आधुनिक तकनीक है ना, वह आधुनिक तकनीक जिसमें व्यक्ति विशेष मतलब जैसे जिसके ऊपर अपराध लगा है या दोष जिसके ऊपर लगा है, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष के डीएनए को, ठीक है, संबंधित व्यक्ति से जिसकी हत्या वगैरह हुई है ना, संबंधित व्यक्ति से, ठीक है कि नहीं, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा, है ना, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा, ठीक है, संबंध सुनिश्चित करना या पहचान करना, या कह सकते हो दोष सिद्ध करना, अपराधी सिद्ध करते हैं। तो उस तकनीक को जो प्रश्न है आपका, डीएनए है ना, फिंगर प्रिंटिंग तकनीक कहते हैं या अंगुली छाप कहते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ की इसकी खोज है ना, इसकी खोज सबसे पहले एलेक्स जेफरी ने किया था। कौन किया था गाइस, एलेक्स जेफरी ने किया था, इसकी खोज एलेक्स जेफरी ने किया था। समझ में आई बात कि नहीं, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है, उपयोग क्या है, तो ये भी आप लिख सकते हो।
ठीक है, हत्या, बलात्कार, ठीक है, में दोषी को पकड़ने में, है ना, इसका महत्व है। और पहला हो गया, दूसरा हो गया बाढ़ भूकंप, है ना, बाढ़ भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में, लोगों की पहचान करने में। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, पैतृत्व निर्धारण में, वल्दियत निर्धारण में, पैतृत्व निर्धारण करने में, यहाँ भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग होता है। ठीक है, ये रहा आप पे क्वेश्चन का आंसर। मैंने पूरा राइट कर दिया है, फिलहाल वीडियो में लिख के बताया था, लेकिन फिर भी मैंने राइट किया है गाइस, तो सभी लोग भी इसे नोट कर सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है गाइस, इसे हटाते हैं, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह से आप क्वेश्चन को घर पे भी बुक उठाइए, क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, और जो क्वेश्चन लगभग रिपीट किए गए हैं, पूछे गए हैं, उनको भी आप क्या करिए, सॉल्व करते रहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, जो कि हमारा है, ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन जो नेक्स्ट होने जा रहा है बेटा, यहाँ की सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है ना, आनुवांशिक पदार्थ है। ये क्वेश्चन है आपका, क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो कैसे सिद्ध करोगे, आपको इस पार्ट की पहली वीडियो इसी की मिली थी, इसी हेडिंग की, कि सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो गाइज आपको बताना चाहेंगे, सन 19वीं शताब्दी तक लोग मानते थे, वैज्ञानिक मानते थे कि प्रोटीन जो होता है वही एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, और जो एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरी पीढ़ी में ले जाए वो आनुवांशिक पदार्थ है। और ये काम वैज्ञानिक ये मानते थे प्रोटीन करता है, तो प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन बड़ा इसमें मतभेद था, तो बाद में पता चला, ठीक है कि नहीं, कि नहीं डीएनए होता है, कौन, डीएनए होता है आनुवांशिक पदार्थ, ना कि प्रोटीन होता है। लेकिन कैसे सिद्ध हुआ, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन बताया था बेटा, ग्रिफिथ का चूहे पर प्रयोग, ग्रिफिथ का, है ना, ग्रिफिथ का चूहे पर प्रयोग द्वारा मैंने आपको समझाया था, है ना, ग्रिफिथ का चूहे पर प्रयोग, इसके द्वारा नंबर 1, और चेज व हर्से, ठीक है ना, चेज हर्से, ठीक है, का प्रयोग, ये भी चूहे ने, ग्रिफिथ पे चूहे पर प्रयोग किया, चेज हर्चे ने भी प्रयोग किया, ठीक है कि नहीं। ये लोग जो विकिरण का प्रयोग किए और ये जो चूहे प्रयोग किए, इन लोगों ने प्रयोग करके सिद्ध किया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो ये ग्रिफिथ का प्रयोग बेटा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अलग से पूछ लेता है, ग्रिफिथ का चूहे पर किए गए प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको याद करा दूं थोड़ा सा कि निमोनिया उत्पन्न करने वाला जो एक जीवाणु न्यूमोकोकाई होता है, ठीक है कि नहीं, उसको इन्होंने क्या किया, ले करके एक आर को क्या किया, चूहे में डाला था, है ना। आर का मतलब क्या है, बोलो, आर और यश का मतलब क्या है, कि मान लीजिए यहाँ पर हम आर यश का प्रयोग किए थे, आप चाहे तो ए भी प्रयोग कर सकते हो, कोई ए नामक जीवाणु को चूहे में जब डाला, ए क्या है, रोगजनक है, रोगजनक जीवाणु है ना, रोगजनक। ये ए नामक जीवाणु क्या है, चूहे में निमोनिया, इसमें डाले निमोनिया रोग होता है और चूहा क्या होता है, मर जाता है। लेकिन बी नामक, यही दोनों जीवाणु क्या है, अरोगजनक है। ये क्या है बेटा, अरोगजनक जीवाणु है, इसको चूहे में डालते हैं, चूहे में डालते हैं तो चूहा बच जाता है, क्या होता है, बच जाता है। अब इन्होंने, ग्रिफिथ ने क्या किया कि जो रोग, ए वाला जो जीवाणु था, जो रोग फैला रहा, जिससे चूहा मर गया, इसको इन्होंने गर्म कर दिया, और गर्म करके क्या किया, इस बी वाले के साथ मिला करके, ठीक है कि नहीं, अब चूहे में डाल दिया, ए प्लस बी को मिलाकर चूहे में डाला, और चूहा क्या हो गया बेटा, मर गया। अब आप बताओ, चूहा ए के कारण मर रहा है, बी के कारण तो नहीं मर रहा है, लेकिन ए को इन्होंने गर्म करके मृत कर दिया, तो बी तो फैलाता नहीं चूहे में रोग, फिर बी कैसे मर गया। तो इन्होंने पता लगाया, तो पता चला कि ए को जब गर्म किया मृत हो गया, लेकिन इसका डीएनए जो था वो क्या हुआ, जब इसको मिलाया तो ये इसका डीएनए बी को क्या कर दिया, जो बी अरोगजनक था, इसको रोग
जनक जीवाणु में बदल दिया, जिससे ये बी में जाके चूहे में जाके क्या हुआ, रोग फैला दिया, निमोनिया, और चूहा मर गया। इसका मतलब कि ए का जो डीएनए है वो किसी जीव के या किसी दूसरे जीवाणु जो रोग नहीं फैलाता उसका आनुवांशिक चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, इस तरह का प्रयोग हमने बताया था। ठीक है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन भी इस वीडियो में सॉल्व हो गया गाइस। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस पार्ट के मैंने इस वीडियो में बताए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू।